आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और वहीं हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस पर सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जाती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस रणनीति के तहत जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से सभी कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर जो कोई नई भी वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब नया बैच प्रारंभ होगा, तो आपको उस बैच में ऑलरेडी ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस एग्जाम का कोर्स वहां से आप परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दें। या किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर का बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड का बैच मिल जाएगा, यूजीसी नेट छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच मिल जाएगा। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? तो चलिए पहले आप इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो आप सभी लोग को पता ही है कि भारत में अलग अलग आय स्तर के लोग पाए जाते हैं। कुछ की आय बहुत कम होती है, कुछ की आय सामान्य होती है और कुछ की आय बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गरीबी का अंतर क्या बताता है, आपको बेसिकली इस प्रश्न में बताना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इजी सी बात है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबी का अंतर जो है ना, ये गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय के अंतर को ही गरीबी अंतराल कहा जाता है या गरीबी का अंतर कहा जाता है। तो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर जो होता है, वही गरीबी अंतराल होता है या गरीबी के अंतराल को दर्शाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो इजी सी बात है, गरीबी का अंतराल क्या होता है? तो देखिए, भारत जैसे देश में सभी लोगों का आय स्तर अलग अलग है। कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ गरीबी रेखा में आते हैं, कुछ गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और कुछ गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा
और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच जो अंतर पाया जाता है उसी को गरीबी के अंतर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में गठन की तिथि के अनुसार चुनिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। देखिए जब आप पेपर में बैठिएगा तो ये नीचे वाला भी सेंटेंस जरूर पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी इसमें नहीं दे देता है। चलिए अगला प्रश्न आपके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मोहित कुमार जी, प्रियांशु जी, अक्षय जी, तस्नीम जी, सर्वेश जी, जूही जी, सुनीता जी, प्रियांशु जी, नौसाद अली जी। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7 बजे से आप लोगों की क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे होती है। सो क्या उत्तर आ रहा है? तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अलग समिति बनी थी। अलग समिति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1979 में। अलग समिति कब प्रकाश में आया था? गरीबी रेखा से संबंधित था ये समिति और ये कब प्रकाश में आया था? 1979 में आया था। अब लकड़वाड़ा समिति की बात करें तो ये कब प्रकाश में आया था? तो ये आया था 1993 में। तेंदुलकर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तेंदुलकर समिति कब प्रकाश में आता है? तो ये आता है आपका 2009 में, ठीक है। और सी रंगराजन समिति की बात करें तो 2012 में। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? मिला लीजिए सभी लोग। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, अर्थात 3, 1, 2, 4 बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गरीबी रेखा के बारे में सत्य नहीं है? आपको बेसिकली बताना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं? ए बी काफी विविधता आ रही है। चलिए देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे, सी बोल रहे। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि गरीबी रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। ये तो बात भाई बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी होता है, बात ये भी ठीक है। और शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी होता है? शहरी में 2100 कैलोरी। शहर में कितना होता है? 2100 कैलोरी होता है। और इसका अनुमान देखिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका अनुमान आमतौर पे 5 साल में लगाया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ भैया आमतौर में 5 साल में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो सब सही है और ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी करेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ई जितने लोग भी करेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने लोग भी ई बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया? किसने कहा कि देखिए भैया अगर जो एक व्यक्ति एक वर्ष में 75 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है? ये बात किसने कही थी? चलिए बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए।
क्या उत्तर है? अरे भाई चलिए ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। बॉम्बे प्लान आया था, कब आया था? 1944 में आया था। बॉम्बे प्लान जो आया था वो 1944 में आया था और इसने ये कहा था कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष गरीबी रेखा का जो आय होना चाहिए वो 75 रुपया होना चाहिए। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति एक वर्ष में 75 रुपये कमा लेता है तो हम उसे गरीब नहीं कहेंगे। ठीक है कि देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया? तो वो था दोस्तों बॉम्बे प्लान जो 1944 में आया था और इसने ये बोला था कि देखिए अगर जो प्रत्येक वर्ष कोई व्यक्ति 75 रुपये कमा लेता है, 75 या उससे ज्यादा कमा लेता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, बल्कि वहीं अगर कोई व्यक्ति 75 रुपये से कम कमाता है तो उसे हम गरीब मानेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? अब देखिए ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए जितनी भी समितियां बनाई गई हैं गरीबी रेखा से संबंधित हो या बैंकिंग से संबंधित हो, ठीक है, या बीमा क्षेत्र से संबंधित हो, इन सभी समितियों को एक क्रम से जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि एक बार आप पढ़ते हैं तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब आप रिवीजन करना छोड़ देते हैं ना तो सब भूल जाता है। तो आराम से थियरी को ठीक तरीके से जरूर पढ़ते रहा करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए बोल रहे हैं, सभी लोग यही बोल रहे हैं, ए के अलावा कोई नहीं है। ठीक है चलिए ठीक है। तो जो तेंदुलकर कमेटी बनी थी 2009 में, उन्होंने कहा कि देखिए भैया पहले आप बताइए। ठीक है ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है हम लोग गरीबी रेखा का आकलन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न को लिया जाता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर जो आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 2100 कैलोरी अगर जो आप उपभोग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गरीब नहीं हैं। और वही अगर जो आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं और ग्रामीण एरिया में आप 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ तेंदुलकर समिति ने कुछ और सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि इन न्यूनतम खाद्यान्न के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताएं और पूरा होनी चाहिए। वो कौन कौन सा था? वो था शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं को कार्य प्रोवाइड करना तथा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकासशील देश होने का कारण है? क्यों हम लोग कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, इसका कारण क्या है? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग क्यों कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है? चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, बी बोल रहे हैं, डी भी बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अधिकांश लोग कृषि पे निर्भर हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर जो किसी अर्थव्यवस्था की कुल श्रम शक्ति के मैक्सिमम लोग कृषि में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस देश में सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, न सेवा क्षेत्र का उतना तेजी से विकास हुआ है और ना ही औद्योगिक क्षेत्र का उतना तेजी से विकास हुआ है, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जब औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पिछड़ा हुआ होता है तो हम यही कहते हैं कि वो देश क्या है? विकासशील है। ठीक है ना, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद दुर्लभ पूंजी है। हाँ भैया, हमारे देश में पूंजी की कमी है, लोगों की आय कम है, इसलिए लोग निवेश कम करते हैं, और लोग निवेश कम करते हैं तो उत्पादन कम करते हैं, उत्पादन कम करते हैं तो कम आय प्राप्त होता है, तो वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। तो ये भी एक कारण है विकासशील देश होने का। और प्रति व्यक्ति आय निम्न, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, काफी निम्न है, तो बात ये भी ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जितने लोग भी बोल रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं करता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं करता है। अब देखिए आसान भाषा में कि आर्थिक विकास जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, वो विकासशील देशों में होता है, विकासशील देश में होता है, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में होता है, ठीक है ना। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में थोड़ा सा अंतर समझिए। तो आर्थिक विकास की जब बात होगी तो ये विकासशील देश में होगा, और आर्थिक विकास तब होगा जब उस देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, उस देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, उस देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि मानव कल्याण में वृद्धि होती है, ठीक है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है। तब हम कहेंगे कि ये देश क्या कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। तो आर्थिक विकास विकासशील देश में होता है। तो जब किसी विकासशील देश में उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उस देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मानव के कल्याण में सतत रूप से वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। और आर्थिक समृद्धि कहाँ पे देखने को मिलता है, विकसित देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत भी आपकी राष्ट्रीय आय सतत रूप से बढ़ती है। लेकिन आर्थिक समृद्धि का जो सबसे बड़ा सूचक होता है वो टेक्नोलॉजी होता है, तकनीकी होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। वितरण में प्रगति, इसका कोई मतलब नहीं होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो भारत के पास कुल धन है ना, उसका 40% भारत के केवल 1 से 2% लोगों के पास है। तो वितरण में जो जैसे आय के वितरण के कारण विकास पर मतलब आर्थिक विकास का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था का अर्थ कौन सा वर्ग करेगा। चलिए भाई, कार्ल मार्क्स को आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वो क्या बताते हैं, चलिए ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, तो देखिए कार्ल मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, सभी लोग कमेंट करके बताइए, दास कैपिटल। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में 2 ही लोग हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में 2 वर्ग है। उन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में 2 वर्ग है, एक तरफ पूंजीपति हैं अर्थात उद्यमी हैं, और दूसरी तरफ मजदूर है, ठीक है, दूसरी तरफ मजदूर हैं। तो ये जो पूंजीपति है ना, यही निवेश करता है, यही मुद्रा को लगाता है, और उद्यमी जो होता है ये मजदूर को कम मजदूरी देता है, अर्थात मजदूर को उसकी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी देता है। और ये जो मजदूर जो उत्पादन करता है, और ये जो मजदूर अतिरेक उत्पन्न करता है, मजदूर क्या करता है, मजदूर अतिरेक उत्पन्न करता है, और यही अतिरेक जो होता है वो उद्यमी का लाभ होता है, यही अतिरेक क्या होता है, उद्यमी का लाभ होता है। तो चलिए अब बताइए क्या उत्तर आ रहा है, हाँ क्या उत्तर आ रहा है, तो सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सर्वहारा वर्ग, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने ये कहा कि हम जब
उद्यमी का विनाश कर देंगे या पूंजीवाद का विनाश कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद व्यवस्था का अंत हो जाएगा। और ये कौन करेगा? सर्वहारा वर्ग करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। सो इजी सी बात है, ध्यान से समझिएगा कि मार्क्स ने क्या बोला था कि देखिए अर्थव्यवस्था में दो लोग हैं, ठीक है, या दो वर्ग हैं, एक तरफ उद्यमी है, दूसरे तरफ मजदूर हैं। उद्यमी पैसा लगाता है और मजदूर उत्पादन करता है, लेकिन उद्यमी मजदूर को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, और इस कारण जो मजदूर अतिरेक उत्पन्न करता है, उसी अतिरेक को उद्यमी अपने लाभ के रूप में अपने पास रखता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और रोज आप लोगों की क्लास होती है, और सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, धीरे चलिए लेकिन रोज चलिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और थोड़ी भी लापरवाही बरतेंगे, देखिए पढ़ाई और खेती, पढ़ाई और कृषि दोनों एक समान होती है, ठीक है। अगर जो आप खेती भी कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, तो आप अपनी फसलों को समय समय पे क्या करेंगे? देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें क्या लग जाएंगे? उसमें क्या लग जाएंगे? उसमें कीट लग जाएंगे, ठीक है। और कीट लग जाएंगे तो भैया वो सारे फसल बर्बाद करेंगे। उसी तरीके से पढ़ाई भी है, आप खूब मेहनत जीवन भर में किए हैं, लेकिन अगर जो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे चीजें भूलने लग जाएंगी। तो अगर आपको सफलता की चाह है तो आपको निरंतर तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आपको नौकरी मिल नहीं जाती है। तो मेहनत से पढ़ते रहिए, क्लासेस हमेशा होती रहती है, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है। और कोई? चलिए, तो आर्थिक विकास पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति पे निर्भर करता है। क्या ये बात सही है? बात तो भाई बिल्कुल ठीक है कि जब आप तभी आर्थिक विकास कर पाएंगे जब आप तकनीकी का विकास करें। और तकनीकी का विकास कब कर पाएंगे? जब आप पहले पूंजी का संचय करेंगे, अर्थात बचत करेंगे। और जब आप बचत करेंगे तो इससे नई नई टेक्नोलॉजी को आप खरीद पाएंगे। तो जब आपके पास अच्छी तकनीक होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर आपका बेहतर होगा। बिल्कुल सही है। अगला है कि गरीब विकासशील देशों के लिए पूंजी संचय अत्यधिक आवश्यक होता है। बिल्कुल ठीक है भैया, अगर जो विकासशील देश है तो यहाँ पे पूंजी संचय क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूंजी संचय नहीं करेंगे तब तक आपको इकट्ठे बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिलेगा नहीं, और जब मतलब आपके पास धन होगा नहीं, और जब धन होगा नहीं तो आप तकनीकी कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूंजी संचय जरूरी है, ताकि भविष्य में आप तकनीकी को खरीद के अपने उत्पादन को बेहतर कर सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि सर जी ए और बी दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक सेकेंड, चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड, ठीक, हाँ क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई नहीं है। कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक नहीं है? विकसित राष्ट्र का सूचक कौन सा नहीं है? तो विकसित राष्ट्र की जब बात होती है तो आपको किसकी याद आनी चाहिए? अमेरिका की याद आनी चाहिए, आपको इंग्लैंड की याद आनी चाहिए, आपको कनाडा की याद आनी चाहिए। ये सब क्या है? ये विकसित राष्ट्र है। और विकसित राष्ट्र में क्या होता है कि विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत ये होती है
कि इनके पास तकनीक होता है। इनके पास क्या होता है? तकनीक होता है। और तकनीक होता है इसका मतलब क्या होता है कि इस देश में श्रम का उपयोग कम होता है और पूंजी का उपयोग ज्यादा होता है, क्योंकि पूंजी से तकनीकी खरीदा जाता है। सो अब ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात होता है, बिल्कुल नहीं होता है भैया। प्राइमरी सेक्टर में श्रम जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में योगदान प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? मुद्रा की आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। और सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जो लेन देन का माध्यम होती है। मुद्रा क्या होता है? एक ऐसी वस्तु होती है जो लेन देन का माध्यम होती है। जैसे आपको टमाटर खरीदना है तो आप 40 रुपया लेके गए मार्केट में, दुकानदार को 40 रुपया दिए और एक किलो टमाटर खरीद के चले आए। तो मुद्रा क्या होता है? मुद्रा जो होता है वो लेन देन का माध्यम होता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। और मुद्रा जो है वो क्या होता है कि सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। जैसे भारत सरकार की हम बात करें तो 10 रुपए का जो नोट है या 10 रुपए के जो सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 का नोट है। तो ये सारे जो भारत में जो मुद्राएं हैं ये क्या है? सर्व रूप से स्वीकार है। अगर आप 50 रुपए की नोट ले जाकर के मार्केट में जा रहे हैं और आपसे कोई मना करे कि नहीं हम 50 रुपए की ये नोट नहीं लेंगे, तो आप उसके खिलाफ कहाँ चले जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ये मुद्रा चलाने की अनुमति दी है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप का निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो महत्वपूर्ण विशेषता ये है भैया कि यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती है और सरकार के आदेश के द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है। इसको कोई ग्रहण करने से मना नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? ठीक है। क्या उत्तर आएगी भाई? क्या उत्तर आएगा? तो सबसे पहले तो आपको क्या याद आना चाहिए? 19 जुलाई 1996 क्या होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि ये बताइए, अगर जो आपसे कोई ये प्रश्न करे कि आप ये बताइए कि क्यों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए होता है क्योंकि आजादी के बाद ये जो बैंक थे ना वो एकाधिकारी प्रवृत्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। इन बैंकों का मानना ये था कि अगर वो किसानों को ऋण देंगे तो किसान ऋण वापस नहीं कर पाएगा। तो ये बैंक क्या करते थे कि मुख्य रूप से उद्योगों को ही ऋण देते थे, पूंजीपतियों को ही ऋण देते थे, कृषि सेक्टर में किसानों को ऋण नहीं देते थे। तो अब भारत सरकार ने ये देखा कि ये बैंक एकाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और हमारे किसानों को अगर जो कृषि के लिए ऋण मिलेगा ही नहीं, उन्हें पैसा मिलेगा ही नहीं, तो कृषि सेक्टर का विकास नहीं होगा। और कृषि सेक्टर का विकास नहीं होगा तो फिर उद्योग का विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और फिर जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया
तो ये प्रतिबद्धता हो गई कि ये जो कुल ऋण देंगे इसका 40% ये कृषि क्षेत्र में देंगे, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में देंगे, और बाकी के जो 60% है वो चाहे तो उद्योगों की तरफ वो ऋण दे सकते हैं। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, फिर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये व्यापारिक बैंकों की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो 1980 की बात कर रहा है, तो 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं 6 बैंकों को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जिनकी पूंजी कितनी करोड़, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 12 अप्रैल, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में सन एक ही दे देता है, ठीक है ना। तो 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980, ठीक है। और ये वाला जो 14 बैंकों का हुआ था, ये कब हुआ था, ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था, और जो 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। अगला कि यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, चलिए भाई, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि देखिए ऋणधार के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो आप ऋणधार मुहैया कराते हैं। ऋणधार के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को अलग अलग जगहों पे बताया है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार थियरी पढ़ा करिए, क्योंकि जब थियरी पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें एक बार अगर जो क्रम से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होगा। बशर्ते एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा मेहनत से, एक बार पढ़ लेंगे लाइफ टाइम के लिए इकोनॉमिक्स की समस्या दूर हो जाएगी। एक बार थियरी पढ़ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो थियरी जरूर पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है? सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे कार्य करते हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात सही है कि सहकारी बैंक जो होते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, अर्थात ना ही कोई लाभ ना ही कोई हानि, और सहकारी बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र में काम करने की अनुमति है, क्या ये बात ठीक है? और नाबार्ड एक सहकारी बैंक है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। सहकारी बैंकिंग अधिनियम कब आया था? कोई कमेंट करके बताएगा। सब हवा में ए बी सी कर रहे हैं, सब सी कर रहे हैं, ठीक है ना, सब सी कर रहे हैं। कब आया था बताइए कमेंट करके। सहकारी बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब आया था? तो ये कब आया था? 1959 में आया था ना, 1959 में आया था ना, सॉरी 1949 में, 59 नहीं, 1949 में आया था ना, ठीक है। और बैंकिंग कानून कब आया था? बैंकिंग कानून जो आया था वो 1955 में आया था। बैंकिंग कानून 1955 में आया था। और इसके अंतर्गत जो सहकारी बैंक रखे गए, इन सहकारी बैंकों का यही उद्देश्य था कि ये क्या करेंगे, ये किसानों को ऋण देंगे और ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम करेंगे, अर्थात इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, केवल और केवल ए होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सहकारी बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र में काम करने की अनुमति है। नहीं भैया, शिल्प के लिए भी ये ऋण प्रोवाइड करते हैं। नाबार्ड एक सहकारी बैंक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नाबार्ड सहकारी बैंकों को ऋण प्रोवाइड करता है। तो इतने सारे लोग सी करने लगे, एक को देखा दूसरे को सभी लोग करने लगे। अब देखिए, आप इतना गलती कर रहे हैं, इतना बड़े बड़े इतना, जैसे मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि बात करते हैं तो जैसे उनको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्हीं के पास है। अरे भाई, अगर जो आपको इतना नहीं पता है कि सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र को तो ऋण देते ही देते हैं, साथ ही साथ में ये सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को भी ऋण प्रोवाइड करते हैं।
ये इजी सी बात है। अब ये क्यों गलतियां हो रही, गलती इसलिए हो रही है क्योंकि थियरी नहीं पढ़े हैं ठीक से। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि वस्तुओं के आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? पीछे पीछे मत भागिए, किसी के पीछे भागने से सफलता नहीं मिलती है। ऊपर से 4 लोग सी कर दिए तो आप भी सी के तरफ भाग रहे हैं, है ना। ऊपर से 4 लोग जो कह दिए वही सही होगा क्या? क्या उत्तर होगा? पीछे पीछे नहीं भागना। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। तो इजी सी बात है, आयात व निर्यात मतलब एक देश की सीमा से जब दूसरी देश की सीमा में कोई वस्तु जाती है या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई वस्तु जाती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? सीमा शुल्क लगता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वस्तुओं के आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस प्रकार के कर का कर होता है, तो वो होता है सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए और सही उत्तर का चयन करिए। थोड़ा इत्मीनान से पढ़िए और धैर्य से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट कराए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, एक क्रम से आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, उसी क्रम को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर उसको दूर करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस होती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। आप खुद सोचिए, अगर जो इतने सारे माध्यम से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा? बहुत ही कम समय में सब कुछ आप सिंपल सटीक साधारण भाषा में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको बैच में ऐड करके सारे प्रोसेस को समझा दिया जाएगा। और बाकी किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अलग से अगर जो आपको केवल टेस्ट चाहिए, केवल नोट्स चाहिए, तो सारी चीज़ें अलग से भी मिल जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ए बी सब ए बोल रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं कि व्यापार के खुलने से क्या होता है। तो जब व्यापार खुलता है तो उससे क्या होता है भाई? तो देखिए, वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन नहीं होता है। नहीं भैया, होता है। जब बाजार ओपन होता है, खुला बाजार में क्या होता है कि भैया आप हमारे यहाँ आ जाइए, बाजार कर लीजिए, आप हमारे यहाँ आइए, वस्तुओं को बेच दीजिए, हम आपके यहाँ जाकर के वस्तुओं को बेच देंगे। तो ये तो बात गलत हो जाएगी। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। आपके चौराहे पे जो बाजार लगता है, सप्ताह में एक दिन लगता है, जैसे कुछ लोग ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे, तो गांव में क्या होता है कि सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है। कहीं पे मंगलवार को लगता है, कहीं पे रविवार को लगता है, कहीं पे सोमवार को लगता है। तो आप देखते हैं कि रोज जो बाकी के 6 दिन बाजार लगते हैं उसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है। लेकिन जिस दिन मार्केट लगता है ना, उस दिन क्या होते हैं कि बहुत दूर दूर से विक्रेता चले आते हैं अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, तो विकल्प बढ़ जाते हैं। बात ठीक है। आगे देखते हैं कि दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य असमान होने लगता है। दो बाजार में एक ही वस्तु का मूल्य असमान होने लगेगा। नहीं भैया, ये तो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब दो बाजार है तो भाई क्रेता विक्रेता सबको पता चल गया है कि प्याज
प्याज का रुपया किलो मिल रहा है, तो एक बाजार में प्याज 300 रुपया पर केजी और एक बाजार में प्याज 100 रुपया पर केजी, इसे थोड़ी मिलेगा, दोनों जगह बराबर ही तो मिलेंगे, 1-2 रुपये का अंतर हो सकता है। आगे, दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर के भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगला, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? चलिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पे विभाजित हैं? इजी सी बात है भाई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसपे सरकार का अधिकार होता है। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। डाक की बात करें तो डाक पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध किससे होता है? सरकार से। और निजी क्षेत्र का मतलब कि निजी पूंजीपति से, अर्थात उद्यमी से। तो मोबाइल कंपनियां जो हैं, जैसे जियो है, तो जियो क्या है? प्राइवेट हाथों में है। प्राइवेट हाथों में जियो है कि नहीं है? जो फोन बनाती हैं कंपनियां, जैसे मान लीजिए कि सैमसंग है, तो ये भी क्या है? प्राइवेट हाथों में है। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र किस आधार पर डिवाइड किए जाते हैं? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्यमों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का होता है। सॉरी। लेकिन निजी क्षेत्र में उद्यम पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, अर्थात उद्यमी का अधिकार होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य इसमें से कौन है? नहीं है। चलिए, कोई कह रहा है कि सर जी एप्लीकेशन की डेमो क्लास नहीं मिलती है। अरे भाई, आप मुझे YouTube पे पहले समझिए, आपको मेरी भाषा शैली पसंद आ रही है, आप मेरी 2, 4, 10 क्लास पढ़िए, आपको लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो बातें आपको समझ में आ रही हैं, उससे आपको इम्प्रूवमेंट है, तब आप एप्लीकेशन पे एडमिशन लीजिए। बाकी एक अगर जो डेमो क्लास में आपको प्रोवाइड भी करा दूँ ना, तो उससे आप समझ नहीं पाएंगे, उससे आपको किसी भी प्रकार का आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यार देखिए, मैं इकोनॉमिक्स की अप्रोक्सीमेटली 240 क्लास में पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। 240 क्लास कम से कम तो पढ़ाता ही, 1-1 घंटे की क्लास होती है। तो जब तक आप पूरे कंटेंट को एक क्रम से नहीं फॉलो करेंगे ना, तब तक आप एक डेमो वीडियो से आप क्लास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो पहले आप हमारे साथ YouTube पे पढ़िए, देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्या ये भाषा शैली आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो एडमिशन लीजिए, नहीं आ रही है तो नहीं लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में आपकी बौद्धिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि सर कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि इसमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या है? चलिए, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ब्रिक्स के अंतर्गत कितने देश हैं। ठीक है, ब्रिक्स के अंतर्गत कितने देश हैं? तो बी से कौन है भाई? बी से आपका ब्राजील है, ब्राजील है। ठीक है, आर से क्या है? आर से आपका रूस है। ठीक है, आई से क्या है? आई से आपका इंडिया है, अर्थात भारत है, भारत है। सी से कौन है भाई? आपका चीन है। और एस से कौन है? एस से है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यही ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। और ब्रिक्स क्या है भाई? ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संघ है। ठीक है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संघ है। और
ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, और ये जितने भी सदस्य हैं ये जब इकट्ठा होते हैं तो वो इसी बात की चर्चा करते हैं कि हम सभी लोग आपस में मिल करके कैसे एक दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकते हैं और अपने अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, और इसकी स्थापना 2009 में होती है। अगला, कि वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? देखिए, हमारे यहाँ केवल हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं मैं प्योरली हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। जो अंग्रेज हैं वो कोई दूसरा विकल्प देख सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले छात्र हमारे पास पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत से बिलोंग करते हैं आप? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जो हिंदी माध्यम का छात्र है वही हमारे यहाँ पढ़ सकता है। प्योरली हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है। क्या उत्तर आ रहा है? वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो वैश्वीकरण क्या होता है? तो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्रों को विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ जोड़ना। जैसे भारत है, ठीक है, आपको याद होगा 1991 में मनमोहन सिंह जी आते हैं और एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं। कौन सा मॉडल लेके आते हैं? एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं। एलपीजी मॉडल लेके आते हैं और उसी के अंतर्गत वैश्वीकरण की अवधारणा आती है। और वैश्वीकरण की अवधारणा जब आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक अर्थव्यवस्था को विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। जैसे अब पहले क्या था कि 1991 से पहले क्या था कि बहुत प्रकार के इंटरप्शन थे। अगर जो आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जाते थे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 1991 में जो उदारीकरण आया उसमें क्या कर दिया गया? लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर दिया गया और केवल 6 क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ी। उसके बाद क्या किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया गया कि चलिए भैया, अब ये देश हमारा भारत है। भारत जो है वो चीन से भी व्यापार करेगा, भारत जो है वो अमेरिका से भी व्यापार करेगा, भारत जो है वो रूस से भी व्यापार करेगा, भारत जो है वो क्या करेगा? वो नेपाल से भी व्यापार करेगा। ठीक है, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस बात को। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है भाई। चीन की वस्तु हमारे देश में आके बिक रही है, हमारे देश चीन में जाके बिक रही है। अमेरिका की वस्तु हमारे देश में आके बिक रही है, हमारी वस्तु अमेरिका में जाके बिक रही है। तो दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को ये बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रौद्योगिकी के संचालन को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। अब आप कहेंगे सर टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा देगा? तो अरे भैया, अगर जो चीन से और अमेरिका से हम वस्तुओं का आयात करते हैं तो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई वो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे तकनीकी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, वही तो मैं आपको बता रहा था। तो ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हर्ष जी, अनीश पंडित जी, राजन सिंह जी, रेशम जी, मंजुला जी, विजय लक्ष्मी जी, अक्षय गौरी जी, सर्वेश जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए
वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे। 85 की बात कर रहे हैं। तो भारत में विस्तृत फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 1985 में। अब इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था भाई? कोई उद्देश्य बताएगा? तो ये तो बात आपने समझ लिया कि चलिए सर, भारत में विस्तृत फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में होती है। लेकिन 1985 में होती है तो इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का कुछ उद्देश्य भी तो होगा। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि ऐसी स्थिति जब किसानों को सूखा का सामना करना पड़ता है, या किसानों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, या किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? सरकार किसानों को वित्तीय सहायता देगी। सरकार किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, उपलब्ध कराती है। तो एक लाइन की बात है, कभी पूरी जिंदगी में आप क्या नहीं भूलेगा, बस ध्यान में रखिएगा कि विस्तृत फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 1985 में होती है। इस योजना की शुरुआत सरकार क्यों करती है? इसलिए सरकार करती है वित्तीय फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में इस उद्देश्य से होती है कि अगर सूखा की स्थिति पड़े, या बाढ़ की स्थिति आए, या अकाल की स्थिति आए, तो ऐसी स्थिति में जो किसान का नुकसान हुआ है, उस किसान के नुकसान को कंपनसेट किया जाए, अर्थात किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक सार्वजनिक व्यय क्षेत्र का व्यय कितना था? अब चलिए, आपको याद आना चाहिए कि सर जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेट टोमर मॉडल पे आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालोनोबिस मॉडल पे आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? आप लोग कमेंट करके बताइए, तीसरा और चौथा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जब आता है तो वहाँ पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया, गरीबी हटाओ का नारा वहां पे दे दिया, तो ये याद आना चाहिए। फिर आठवां आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? आठवां आपको याद आना चाहिए मानव विकास। फिर आपको 11वां याद आना चाहिए समावेशी विकास। फिर 12वां और अंतिम 2012 से 2017 वाला जो पंचवर्षीय योजना था, उसका उद्देश्य था उच्चतर समावेशी विकास। तो ये सारी चीजें घूमनी चाहिए, नहीं घूम रही है तो यार थियरी पढ़िए, है ना, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें बेहतर नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? चलिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर जी हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितना व्यय था, लेकिन लक्ष्य कितना रखा गया था ये तो बता सकते हैं ना। प्राप्ति कितनी हुई थी ये भी तो बता सकते हैं ना। तो थोड़ा कमेंट करके बताइए भाई। चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। सी बोल रहे हैं 1960 करोड़। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो प्रस्तावित व्यय था, प्रस्तावित व्यय, सरकार का जो प्रस्तावित व्यय था वो कितना था? तो सरकार का प्रस्तावित व्यय था 2378 करोड़। ये सरकार का प्रस्तावित व्यय था। लेकिन सरकार ने व्यय कितना किया था? वास्तविक रूप से सरकार ने व्यय कितना किया था? 1960 करोड़ व्यय किया गया था। उसके बाद जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था कि अर्थव्यवस्था के विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? विकास लक्ष्य कितना रखा गया था? तो जो विकास लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था। 2.1% रखा गया था। लेकिन वास्तविक रूप से उस समय मानसून अच्छा था, तो विकास की प्राप्ति हमें कितना हुई? प्राप्ति विकास हमें कितना हुआ था? तो वो हुआ था आपका 3.6%। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो बड़ी सफल थी।
जो हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित थी और इसके प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार के का प्रस्तावित जो व्यय था वो 2378 करोड़ था, लेकिन वास्तविक रूप में जो सरकार ने व्यय किया वो किया 1960 करोड़। और विकास की का जो लक्ष्य रखा गया था कि विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था, लेकिन जो विकास की प्राप्ति हुई थी वो 3.6% हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय मानसून जो था वो हमारे लिए अनुकूल था, बढ़िया बारिश हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया? चलिए भाई बताइए, नवीता भट्ट जी, शत्रुघ्न जी, हर्ष जी, खुशी जी, सर्वेश कुमार जी, संजय जी, ठीक है, काशी जी, मंजुला जी, अक्षय जी, पारुल जी, वेदिका जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे ना तभी आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं क्लास लेने आऊंगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ये बढ़िया है। तो अगर जो आप भी किसान हैं ना तो इसका आनंद उठा सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत होती है वो 1 फरवरी 2019 में होती है। और इसके अंतर्गत सरकार का उद्देश्य ये था कि किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, किसानों को 6,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। एक थोड़ा अपने दिमाग से, आप लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अपने दिमाग से बताइए कि क्या ये सरकार की योजना किसानों के लिए लाभदायक है? एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये किसानों के विकास में योगदान देगा, ये राशि किसानों के विकास में योगदान देगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत होती है और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाए। और ये जो वित्तीय सहायता उपलब्ध होगा ये क्या होगा? ये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में होगा। ठीक है, अर्थात 4-4 महीने पे आपको 3 किस्त मिलेगी। 4 महीने पे एक बार 2,000 मिलेगा, फिर 4 महीने बाद 2,000 मिलेगा, फिर 4 महीने बाद आपको 2,000 मिलेगा। तो क्या ये सही है? तो देखिए, जितने लोग भी बात बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ये देखिए, हमारे देश में किसानों की आय को 2 गुना करने की बात हो रही थी। किसानों की आय को 2 गुना करने की बात हो रही थी। और अब सरकार क्या कर रही है कि एक वर्ष में 6,000 रुपये दे रही है। 6,000 रुपये की क्या औकात होती है यार? 6,000 रुपये की क्या औकात होती है? किसान अगर जो बढ़िया से अपने खेत में सिंचाई भी कर देगा ना तो 6,000 रुपया एक सिंचाई में उसका चला जाएगा। तो ये कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, ये तो एक बस लॉलीपॉप टाइप का है कि सरकार हमको पैसा दे रही है। बाकी ये किसानों के लिए एक तरीके से आप कहिए कि बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने क्या रखा था? उसने कहा था कि हमें किसानों की आय 2 गुनी करनी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि किसानों को 6,000 रुपया साल का पकड़ा दीजिए। किसान क्या करेगा 6,000 रुपये में? अगर जो आप 365 दिन 6,000 में 365 दिन का भाग दे दीजिए तो वो चाय का भी उसका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं निकल पा रहा। तो ये कोई बहुत ऐसी योजना नहीं है जो मतलब जिससे किसानों का कायाकल्प बदल जाए, है ना। अगला प्रश्न, अगला, चलिए क्या उत्तर आएगा भाई?
कि भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? बेसिकली आपको यही बताना है। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1948 में। ठीक है, और यहीं पे कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जिसका संबंध किसी उद्यमी से है या किसी व्यक्ति से है, सरकार से है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जिसका संबंध सरकार से है, और निजी क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र का मतलब जिसका निजी उद्यमी से है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा तभी आई थी प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत, और ये कब आया था? ये आया था 1948 में। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। लाइक शेयर तो करते रहा करिए यार, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो। आप लोग लाइक शेयर सभी लोग करते रहा करिए। चलिए, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बेसिकली आपको ये बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न ऑलमोस्ट लाइलाज होते हैं, उनका कोई इलाज ही नहीं है ना। तो लाइलाज कब इसका इलाज होगा? इलाज तब होगा जब आप सेशन को मेहनत से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार देखिए, जितना भी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे करवा रहा हूँ, और जितना भी यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, इतना सारा कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ कि आप मेहनत से पढ़ेंगे आप, तो सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी आपको। कुछ भी इधर उधर से आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ये आप कहीं नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आप कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे, वो आपको यहीं पे मिलेंगे। और जितने भी बोलेंगे सब गलत बोलेंगे, एक को सही बोलेंगे नहीं। तो देखिए, कुछ कह रहे हैं कि डी, सब के सब डी बोल रहे हैं। कहाँ से अर्थशास्त्र पढ़ लिए भाई? देखिए, डी वाले में क्या है देखा जाए, सेवा क्षेत्र की समृद्धि से कृषि एवं उद्योगों क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला। जाहिर सी बात है भाई, जब सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि भैया उद्योगों का भी विकास होगा, और उद्योग का विकास होगा तो कृषि का भी विकास होगा। इजी सी बात है भाई, सेवा क्षेत्र में जब मांग और पूर्ति बढ़ेगा, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो उद्योग का विकास होगा, और उद्योग का विकास होगा तो उद्योग को कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कच्चा माल आपका प्राइमरी सेक्टर से मिल जाएगा। तो ये तो बात सही है, ये कहाँ गलत है भाई? ये देखिए, 1980 के दशक में समृद्धि की दर में कमी आई। नहीं भैया, 1980 के दशक के दौरान जो समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% रखा गया था। लक्ष्य तो रखा गया था वो 4.4% रखा गया था, लेकिन जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो समृद्धि की प्राप्ति होती है, वो 5.2% हो जाता है। 5.2% हो जाता है। तो दशक में समृद्धि दर में कमी नहीं आई थी, बशर्ते कि क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, औद्योगिक के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? चलिए, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कि औद्योगिक के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं भाई? जब उद्योगों का विकास होता है तो उससे किस प्रकार की असमानताएं कम होती हैं? तो देखिए भैया, जब उद्योगों का विकास हो रहा है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग ज़्यादा है, और जब वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी तो पूर्ति भी ज़्यादा होगा। इजी सी बात है। तो अब देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति बढ़ेगा, जब मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो भाई मांग बढ़ेगा, इसका मतलब कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, तभी तो लोग मांग बढ़ा रहे हैं। और पूर्ति का मतलब ये होता है कि अब लोगों को रोजगार में वृद्धि हो रही है, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, लोग निवेश कर रहे हैं और उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। और जब उत्पूर्ति बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार में भी क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। इजी सी बात है। आएगी कि नहीं आएगी? तो सामाजिक विकास भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप पेपर देने बैठेंगे तो डायरेक्टली प्रश्न ये आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करिए यार। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आप लाइक नहीं करोगे, आप शेयर नहीं करोगे तो करेगा कौन भाई? सभी लोग वीडियो को पहले लाइक शेयर कर दीजिए। अंकिता जी, अदी सिंह जी, हर्ष जी, खुशी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, प्रियम जी, प्रियांशु जी, जूही शुक्ला जी, राजन सिंह जी, हर्ष जी, अदी सिंह जी, ठीक है, रेशम बघेल जी, सुनीता शर्मा जी, सर्वेश कुमार जी, तस्नीम खान जी, नौशाद अली जी, सुमन शर्मा जी, अदी सिंह जी। ये सारे बातूनी हमारे ही चैनल पे आ गए क्या भाई? ये जितने भी ऑनलाइन बात करने वाले हैं सब यहीं पे आए क्या? हाँ? क्या उत्तर आ रहा है? सी। लाइव क्लास लेता हूँ उस समय तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन जब प्रीमियर क्लास लगती है तो वहाँ पे क्या होती है कि बहुत सारे लोग को देखता हूँ केवल बातें बात चलती, केवल बात चलती। बढ़िया कोई एक पड़ोसी पकड़ लीजिए, बात ही करना है बहुत तो। बढ़िया कोई एक खाली पड़ोसी पकड़ लीजिए, बात करना है तो, और पकड़ के खूब करिए बात। हाँ, थोड़ा पढ़ाई करने आए हैं तो यार थोड़ा सा सीरियस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कितना क्लास होता है, 1 घंटे 30 मिनट 40 मिनट, थोड़ा सा मैनेज करिए। क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं। तो सी वाले कहाँ हैं? सब ठीक बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का प्रतिशत भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। अब यहाँ पे एक में मिसप्रिंट, किसानों के लिए जो छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का सबसे ज़्यादा, यहाँ पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। बात बिल्कुल ठीक है भैया। आप अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि जब उनकी खेती सूखने लगती है, उनकी फसल सूखने लगती है, तो वो बेचारे क्या करते हैं कि इधर उधर जा कर के कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खेत की सिंचाई कर सकें, आप हमें उधार दे दीजिए। तो लोगों के पास क्या है? छोटे किसान के पास पूंजी की तो कमी है, बिल्कुल ठीक है भैया, उनको नुकसान होता है। अगर जो बात करें कि जिसकी महीने में इनकम है ही नहीं, उसको अगर जो 1,000 रुपये की व्यवस्था पानी चलाने के लिए करना पड़े तो उसके लिए तो ये कठिन है ना। तो ये तो बात ठीक है और ये देखने को भी मिलता है। और अतिरिक्त किसानों की कमी के कारण छोटे किसान अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये तो भाई गलत हो जाएगा कि अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण छोटे किसान अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि ए सही है, आर गलत है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर
क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई? और कोई? चलिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं किन्स के अनुसार बात हो रही है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। किन्स साहब क्या करते हैं? अब कुछ पता है, कुछ डी बोल रहे हैं, डी सब बोल रहे हैं, डी वाले जितने हैं सब बोल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा आइए यहाँ पे। केन्स के अनुसार जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार के संतुलन में होती है तो समग्र मांग में अगर जो वृद्धि करना है, तो वहां पे किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने कहा था ना कि हमें सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना है या हमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना है। किन्स साहब ने बस इतनी सी बात कही थी। ये वाली बात कहाँ से दिमाग में आपके चली आई? ठीक है, ये तो उन्होंने जब उपभोग फलन की बात की थी तब ना वहां पे इसकी बात की थी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। किन्स ने क्या बोला था? तो अब फिर वही बात होगी कि आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का इतिहास पता होना चाहिए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक असामान्य दशा है। अगर जो बेरोजगारी आती भी है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी होगी जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब कहते हैं कि अरे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रचलित मजदूरी से कम कीमत मजदूरी पे कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, इस बेरोजगारी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में बड़े मात्रा में निवेश की जरूरत होगी। जब बड़े मात्रा में निवेश होगा तो उसके कारण क्या होगा? अर्थव्यवस्था में एक तरफ मांग बढ़ेगी, और एक तरफ जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे तरफ पूर्ति बढ़ेगी, अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। मांग और पूर्ति तेजी से ऊपर जाएगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक विकास के पथ पे देश क्या हो जाएगा? अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जब उत्पादन, एक सेकेंड, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, कि जब उत्पादन, रोजगार और आय में कमी हुए बिना कीमतों में कमी हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा सा प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि जब उत्पादन, रोजगार तथा आय में कमी हुए बिना, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन में भी कमी नहीं आ रही है, रोजगार भी कम नहीं हो रहा है, और लोगों की आय में भी कमी नहीं आ रही है, इसके बावजूद भी कीमत में कमी आ रही है, तो क्या बोलेंगे उसे हम? बताइए भैया। ठीक है, इसकी बात कौन करता है पता है? पीगू साहब ही इसकी बात करते हैं, पीगू साहब ही इसकी बात करते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं। विस्फीति होता है कि अस्फीति होता है? सी होगा कि ये होगा? सी होगा कि ये होगा? बताइए क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये पीगू साहब का कहना है कि पीगू साहब ने ये बात कही थी, पीगू ने ये कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़े, उत्पादन बढ़े, लोगों की आय बढ़े, ठीक है, और उसके बावजूद भी वस्तुओं की कीमत में कमी आए, तो इस स्थिति को डिफ्लेशन बोलते हैं या विस्फीति बोलते हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये पीगू साहब के द्वारा कही गई थी। ठीक है ना? सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। और मुद्रा विस्फीति में क्या होता है? अब आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि मुद्रा विस्फीति का में क्या होता है कि इसमें कीमतों में गिरावट ही तो आती है ना।
मुद्रा विस्फीति की जब बात होती है, डिफ्लेशन की जब बात होती है, तो इसमें कीमत में कमी आती है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदर्श मुद्रा क्षेत्र में पूर्ण रोजगार और भुगतान संतुलन अपने आप प्राप्त किया जाएगा यदि। कब प्राप्त किया जाएगा भाई? सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक रणनीति के तहत आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर ईमानदारी से सारे कंटेंट को जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम के कोर्स को वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप कोर्स डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ठीक है, अब यहाँ पे आपको रॉबर्ट मुंडेल पढ़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अर्थशास्त्री याद आने चाहिए, रॉबर्ट मुंडेल साहब। रॉबर्ट मुंडेल साहब ने ही इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की बात की थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्श मुद्रा क्षेत्र की बात या इष्टतम मुद्रा क्षेत्र की बात कौन करता है, तो ये करते हैं रॉबर्ट मुंडेल साहब। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इष्टतम मुद्रा क्षेत्र, क्या हुआ? हाँ, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो पूर्ण रोजगार तथा भुगतान से संतुलन के रूप में आंतरिक व बाह्य संतुलन में स्वतः तालमेल रखता है। ठीक है, या स्वतः तालमेल लाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि मजदूरी और पूंजी स्वतंत्र रूप से संचलन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न के लिए देखिए आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। आदर्श मुद्रा क्षेत्र जो रॉबर्ट मुंडेल साहब बात करते हैं उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे ठीक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक बाह्य कारण को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक बाह्य कारण को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करेगा? तो अब देखिए, इसके लिए आपने पढ़ा ही होगा कि आंतरिक मितव्ययता क्या होती है, बाह्य मितव्ययता क्या होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलिए बताइए। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि प्रभावित फर्मों के साथ विलय कर दिया जाए या फर्मों के बीच मोल भाव किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग कई बार पढ़े हैं, कई बार मैं बताया हूं कि बाह्य मितव्ययता और आंतरिक मितव्ययता की अवधारणा आर्थर यंग साहब देते हैं। और बाह्य मितव्ययता का मतलब ये होता है कि जब कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री करती है तो नई फर्म की एंट्री करने के कारण जब पुरानी फर्म को लाभ होता है तो उसे बाह्य मितव्ययता बोलते हैं। और आंतरिक मितव्ययता की बात होती है तो आंतरिक मितव्ययता एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत जब कोई फर्म अपने अंदर सुधार करती है तो जब उसको लाभ मिलता है तो उसे आंतरिक मितव्ययता बोलते हैं। सो ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि बाजार संकेतन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? बाजार संकेतन। ठीक है, चलिए
ठीक है। तो बाजार संकेतन का मतलब क्या होता है? तो बाजार संकेतन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति, सबसे पहले ये किसने दिया था आपको ये बताना है। बाजार संकेतन की अवधारणा किसने दिया था? माइकल, ठीक है, माइकल स्पेस की बात बोल रहे हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और बाजार संकेतन की अवधारणा किसने विकसित किया? माइकल स्पेस ने विकसित किया। और इसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में क्रेता एवं विक्रेता कम सूचना वाले पक्ष को संकेतित करते हैं कि बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार बाजार में क्या समानता है? तो अब देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये दोनों एक ही है, एक नहीं है, अलग अलग है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है कि अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं। अनेक विक्रेता, बाजार की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप नहीं, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। क्योंकि जब समरूप वस्तु का उत्पादन होगा तब तो वो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। तो अनेक विक्रेता होते हैं और विभेदित वस्तु का क्या होता है, यहाँ पे उत्पादन होता है। और एकाधिकार क्या होता है, बाजार की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे किसी वस्तु का अकेला विक्रेता है। इन दोनों में क्या समानता है भैया? तो चलिए देखते हैं क्या समानता है। तो बड़ी संख्या में फर्म, नहीं भैया, एकाधिकार के अंतर्गत अकेला फर्म होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नीचे की ओर झुका हुआ मांग, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप थियरी को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इसका मांग क्या होता है, झुका होता है। ये आपका होता है एमआर और ये होता है एआर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी होगा, अर्थात केवल और केवल सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, जब फर्म एक दूसरे से कीमत या उत्पादन या दोनों निर्धारित करने में सहयोग करें तो इस प्रकार की स्थिति को क्या बोलते हैं? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, आपने देखा ही होगा ना कि अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है कि इन फर्मों का, जो अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में होती हैं, इन फर्मों का संगठन होता है और कार्टेल ही निर्धारित करता है कि वस्तु की कीमत कितनी रखी जाए, और वो वस्तु की कीमत को कम से कम रखता है ताकि नई फर्म को उद्योग में आने से रोका जा सके। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि जब एक फर्म दूसरे से कीमत या उत्पादन या दोनों निर्धारित करने में सहयोग करें तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कपटपूर्ण अल्पाधिकार। और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल क्या है? सभी फर्मों का संगठन होता है। और ये क्या करता है कि ये निर्धारित करता है कि बाजार में वस्तु की प्रचलित कीमत क्या हो, ताकि नई फर्म उद्योग में एंट्री न कर पाए। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ती है, अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और पूर्ति में 1.5 और पूर्ति की कीमत लोच 1.5 के समान हो तो पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? अब इसके लिए 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी चीजें? चलिए पहले आप करिए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? तो देखिए, इजी सी बात है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन कितना दिया गया है। मूल्य में
अनुपातिक परिवर्तन, मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन कितना दिया गया है? तो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन 20% दिया गया है। कितना दिया गया है? 20% दिया गया है। फिर पूर्ति की कीमत लोच कितनी दी है? पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच इसमें कितनी दी गई? प्रोसीजर बताइए कि कैसे हल होगा। ABCD से काम नहीं चलेगा, 1.5 है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्ति की लोच का फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? EP इज इक्वल टू वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन अपान मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, यही तो होता है ना। तो अब वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अगर जो हमको निकालना है तो पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन की बात हो रही है, ध्यान समझिएगा। मूल्य की अनुपातिक परिवर्तन कितना हो जाएगा? 20, अर्थात मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन इंटू पूर्ति की कीमत लोच, अर्थात 20 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? ये 30% आ जाएगा, ठीक है, 30% आ जाएगा। अब पूर्ति की मात्रा में क्या हो जा रही है? 30% की वृद्धि हो रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यही ये प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो इसका उत्तर चला आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए किसी ने नहीं बोला है क्या? सब सी बोल रहे हैं, सब 30% की वृद्धि होगी सर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सबका उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित सीमा कीमत से अधिक है तो बाजार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, बच्चों वाला बात है, बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए, यदि संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित कीमत सीमा से अधिक है तो बाजार में इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो हो रहा है कि वस्तु की कीमत ज्यादा है। तो वस्तु की कीमत किस कंडीशन में ज्यादा होगी? तब होगी जब वस्तु की मांग ज्यादा होगी और इस वस्तु की पूर्ति अर्थात उत्पादन कम होगा। जैसे कोविड के समय में आपने देखा था कि जो कीवी फल अमूमन सामान्यतः 10 रुपए में एक मिलता है, वो कोविड के समय में 50 रुपए में एक मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि कीवी फल की मांग कोविड के समय में ज्यादा हो गई थी और उसकी पूर्ति कम थी, तो उस वस्तु की कीमत क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही तो होगा ना कि मांग आधिक्य है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित सीमा कीमत से अधिक है तो बाजार पे इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार पे प्रभाव ये है कि इस वस्तु की मांग ज्यादा है। अगला प्रश्न है कि एक एकाधिकारी द्वारा प्रवेश बाधा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है ताकि लंबे समय में प्रतिद्वंदी उद्योग में प्रवेश न करे? चलिए भाई बताइए, एक एकाधिकारी ऐसा क्या कर सकता है कि उसी प्रकार की चीजों का उत्पादन कोई और न कर पाए? ठीक है, तो वो क्या करेगा? उत्पाद पेटेंट ले लेगा भाई, पेटेंट ले लेगा। इसका मतलब कि वो उसकी कृति है, अब उसको कोई और नहीं यूज कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि स्वतंत्र बाजार शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र बाजार शब्द का क्या अर्थ है भाई? सो इजी सी बात है, स्वतंत्र बाजार शब्द का मतलब ये होता है कि वस्तु का बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होगा और अर्थव्यवस्था में सरकार का अर्थात व्यापार पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही कीमतों का निर्धारण होगा। सरकार किसी भी प्रकार का कर या प्रशुल्क या कोटा या अभ्यंश निर्धारित नहीं करेगी। तो स्वतंत्र बाजार एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी बाजार स्थिति है जहां मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग के नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मुक्त बाजार में सरकार के प्रतिबंध के बिना चीजें उपलब्ध होती हैं। बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि 1 2 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पिगुबियन सब्सिडी के संदर्भ में सही है?
पिगुबियन सब्सिडी पढ़ा है? पिगुबियन सब्सिडी क्या होता है? तो पिगुबियन सब्सिडी बताता है कि उपभोक्ताओं को सामाजिक रूप से लाभकारी उत्पादों के लिए भुगतान करने और बढ़ते हुए उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करने वाली सब्सिडी को ही पिगुबियन सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है ना? सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि यह उत्पाद को सामाजिक रूप से इष्टतम स्तर पर ले जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पिगुबियन सब्सिडी क्या होता है, तो उपभोक्ता को सामाजिक रूप से लाभकारी उत्पादों के लिए भुगतान करने और बढ़ते हुए उत्पाद को प्रोत्साहित करने में मदद करने वाली सब्सिडी को ही पिगुबियन सब्सिडी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक एकल मूल्य वाली एकाधिकार को गैप दे दिया है, करना होगा यदि उसे अपनी कंपनी बढ़ानी है। अपनी कंपनी बढ़ानी है तो एकल एकाधिकारी को क्या करना होगा? ठीक है, एक जो एकाधिकारी है तो एकाधिकारी दो ही काम तो करता है ना भैया। पहला काम वो ये कर सकता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन करेगा। ठीक है, जितनी वस्तु की मांग है उससे कम उत्पादन अर्थात पूर्ति करेगा और उस समय वो ज्यादा कीमत पर वस्तु को बेच के अपने लाभ को अधिकतम कर लेगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जितनी अर्थव्यवस्था में मांग है उतनी ही वस्तु की वो पूर्ति भी करे, उसी तरीके से अब कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाए। तो दो ही तो ऑप्शन होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सभी ग्राहकों के लिए कीमत कम करनी होगी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो एक एकल मूल्य वाली एकाधिकार को अगर जो अपनी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाना है तो उसे वस्तु की कीमत क्या करनी होगी? कम करनी होगी। अगला, हर विक्रेता जब अपना दाम इस धारण पर निर्धारित करता है कि विरोधी अपना दाम स्थिर रखेगा, तो ये किस नियम के अंतर्गत कहा गया कि एक फर्म अपने मूल्य का निर्धारण करते समय अपने प्रतिद्वंदी के मूल्य निर्धारण की नीति को स्थिर मानता है। ये किस मॉडल में कहा गया है? तो ये एजवर्थ मॉडल में कहा गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी कुर्नो साहब नहीं है क्या? तो कुर्नो जो कहते हैं ना, कुर्नो जो कहते हैं वो पूर्ति को स्थिर मानते हैं। ठीक है, कुर्नो साहब कहते हैं पूर्ति स्थिर रहेगा, लेकिन एजवर्थ साहब कहते हैं कि कीमत स्थिर रहेगा। दाम अर्थात कीमत स्थिर रहेगा। तो एजवर्थ साहब कीमत को स्थिर मानते हैं और कुर्नो साहब पूर्ति को स्थिर मानते हैं। ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कपटपूर्ण अल्पाधिकार में सहयोगी अत्यधिक मुनाफे के लिए क्या करेंगे भाई? चलिए ऑप्शन नंबर, तो इजी सी बात है भाई। अब इस प्रश्न को जो गलत करेगा ना उसको सजा दी जाएगी। जो प्रश्न ये गलत करेगा उसको सजा दी जाएगी। कौन सी सजा दी जाएगी भाई? इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। पहले मैं आप लोगों के उत्तर को देखूंगा फिर इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलती करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलती होगी। सब गलत कर रहे हैं, एक को सही नहीं कर रहे हैं, एक भी सही नहीं कर रहे हैं, एक भी सही नहीं है। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में सहयोगी अत्यधिक मुनाफे के लिए कार्टेल का निर्माण करते हैं। कार्टेल, ठीक है। सो आपने देखा है ना कि अल्पाधिकार क्या होता है? तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 या 12 से कम विक्रेता होते हैं, और यहीं पे अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल क्या होता है? इन्हीं फर्मों का संगठन होता है और कार्टेल ही कीमत का निर्धारण करता है और वो अपनी कीमत को इतना कम से कम रखता है ताकि नई फर्मों का प्रवेश उद्योग में न हो पाए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा।
आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन, मजा आया कि नहीं आया, और आप लोगों की इकोनॉमिक और कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स भी मिल जाएगा, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अर्थात सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ से अपने कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। या आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे और सारे अलग अलग बैच मिल जाएंगे, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में पीजीटी, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई 4.0 5.0, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच है, यूजीसी नेट छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSS भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप